ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं और अब तक बहुत सी बातें निकलकर सामने आई हैं और इनमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है ईरान का अटैक। अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ईरान के अटैक में ऐसी क्या खास बात है, उससे भयानक अटैक तो इजराइल का था। ईरान का इसमें नुकसान भी ज्यादा हुआ है, ऊपर से इजराइल के जासूस भी ईरान में मौजूद हैं। अब ये सब चीज सही है, मगर इजराइल ने इस अटैक में अपनी असलियत भी दिखा दी। जैसा कि इजराइल ने वॉर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बहाने से शुरू की थी, मगर इजराइल ने जानबूझकर ईरान की ऑयल फील्ड, न्यूज चैनल और सिविलियंस को भी टारगेट किया और ट्रंप और इजराइल ने तेहरान में रहने वाले 90 लाख लोगों को तेहरान खाली करने का ऑर्डर भी दे दिया है। अब इजराइल की इस गलत हरकतों का जवाब तो ईरान को देना ही था और दुनिया की नजर भी ईरान पर थी कि आखिर वो इजराइल का क्या जवाब देता है, और ईरान ने अपनी मिसाइल से बखूबी जवाब दिया। अब ईरान का अटैक इसलिए भी खास है कि उसकी मिसाइल्स को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज, अरब कंट्रीज, अमेरिका, इजराइल सब मिलकर लगे हुए थे, मगर फिर भी रोकने में नाकाम रहे और ईरान ने इजराइल के अंदर अपने टारगेट को हिट किया और तबाही भी मचाई, जो काफी बड़ी बात है। ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया है वो अब तक इजराइल पर होने वाला सबसे बड़ा अटैक है। इसीलिए तो जो तबाही इजराइल आज तक दूसरों पर करता था, आज जब उसी पर हुई तो नेतन्याहू समेत वहां के लोगों की चीखें निकल गई। वैसे वेस्टर्न गोदी मीडिया की भी चीखें निकली हैं, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, और वो वीडियो आप हमारी देख सके इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर, इजराइल ने अपनी तबाही छुपाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया समेत लोकल मीडिया को भी अपने यहाँ बैन कर दिया है और आम लोगों की टाइट चेकिंग भी हो रही कि कहीं उन्होंने अपने मोबाइल में तबाही की वीडियो तो नहीं बना ली है। और इसी के चलते इजराइल ने अपने ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, क्योंकि इन लोगों ने इजराइल में होने वाले डैमेज का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। पर ये सारी बातें एक तरफ, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने अभी तक सिर्फ 400 के आसपास मिसाइल ही दागी हैं और वहां के लोगों की हालत खराब होना शुरू हो गई है। ऐसी वीडियोस आ रही है कि इजरायली लोग बंकर में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि ये वही लोग हैं जो गाजा में हो रही तबाही को देखने बोट से जाते थे और खुशियां मनाते थे, और जब आज इनके यहाँ तबाही शुरू हो गई तो इनकी हालत पतली हो गई। खैर, इनका डर जायज भी है, क्योंकि इन्होंने कभी तबाही तो देखी नहीं है और इसीलिए ईरान के अटैक ने इजरायली गवर्नमेंट यानी नेतन्याहू के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है और इसी के चलते नेतन्याहू बार बार अमेरिका को इस जंग में बुला रहा है और शायद जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक अमेरिका इस जंग में कूद भी गया हो। अब इजराइल के लिए मुसीबत ये खड़ी हो रही कि जैसे जैसे वो लंबी खींचेगी, इजराइल की पकड़ कमजोर होती जाएगी, और इसे समझने के लिए आपको ईरान और इजराइल के अंदर जो सिचुएशन है वो जाननी चाहिए। देखो, इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक हुआ जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई, ईरान के टॉप कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए और सिविलियंस की भी काफी ज्यादा मौतें हुई। मगर इस बुरे वक्त में ईरान के लोग यूनाइट हो गए और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। और हैरानी की बात यह है कि इनमें वो लोग भी हैं जो लिबरल्स थे, जो आयतुल्लाह खामनेई की हुकूमत के खिलाफ थे। पर इजराइल का हाल डिफरेंट है। देखो, ईरान के अटैक से इजराइल में ईरान के जितनी तबाही तो नहीं हुई है। मोसाद का हेडक्वार्टर, ऑयल फील्ड और कुछ एयरबेस वगैरह तबाह हुए हैं और वहां के अवाम की मौत भी ईरान के जितनी नहीं हुई है, मगर इसके बावजूद इजराइल के लोग पैनिक में हैं, बंकर में छुपने के लिए हाथापाई हो रही है और लोग बोट लेके साइप्रस भाग रहे हैं। जब लीडर ही डरपोक होगा तो अवाम तो डरपोक होगी ही। अब इजराइल की जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि अगर ये जंग ज्यादा दिन चलती है तो ईरान की नहीं, इजराइल की अवाम नेतन्याहू के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू से वैसे भी लोग इजराइल में परेशान हैं और इसकी हुकूमत सिर्फ जंगों के चलते ही बची हुई है। अब अगर इजराइल की अवाम तबाही देखना शुरू करेगी जिसकी उसे आदत नहीं है, तो वो ज्यादा दिन सब्र नहीं कर पाएंगे, जिससे नेतन्याहू के हुकूमत के खिलाफ वहां की अवाम खड़ी होने लगेगी। इसीलिए नेतन्याहू को जो भी करना है जल्दी करना है। पर ईरान के रिटेलिएशन की वजह से इजराइल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अब इजराइल को अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने में काफी मुश्किल होने वाली है। कैसे, चलो बताता हूँ। देखो, इजराइल ने ईरान पर यह कहकर जंग की शुरुआत की कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है और साथ ही साथ इजराइल का मिशन ये भी था कि ईरान में रिजीम को चेंज किया जाए। अब रिजीम चेंज करने के लिए इजराइल ने वहां के टॉप कमांडर्स को मारा और सिविलियंस को टारगेट किया, ताकि अवाम आयतुल्लाह खामनेई की हुकूमत के खिलाफ हो जाए, जिससे रजा पहलवी के बेटे को ईरान की गद्दी पर बैठाने में आसानी हो। और चूंकि टॉप कमांडर्स भी मारे गए थे, इसलिए गवर्नमेंट भी अवाम को रोकने में नाकाम होती। मगर इजराइल और अमेरिका ने जैसा सोचा था उसका उल्टा हुआ। ईरान में लिबरल हो या रिलीजियस माइंडसेट रखने वाला इस मुश्किल घड़ी में आयतुल्लाह खामनेई की हुकूमत के साथ खड़ा हो गया। अब ऐसे में अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज कर ईरान में रजा पहलवी के बेटे की हुकूमत बनाते हैं तो ईरान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। और समझ लो कि वैसा ही हाल होगा जो हामिद करजई का अफगानिस्तान में था। जब तक अमेरिका की फौज थी, हामिद करजई की हुकूमत बची हुई थी, जैसे ही अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से बाहर गई, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। वैसा ही कुछ ईरान में भी होगा अगर इस वक्त रजा पहलवी के बेटे को ईरान की गद्दी पर बैठा दिया गया। अब इजराइल और अमेरिका का पहला प्लान तो फेल होता नजर आ रहा है। अब इनका दूसरा प्लान ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाए, ताकि अगर ईरान में रिजीम चेंज न हो तो कम से कम ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब न बना सकें। अब यहाँ आपको एक बात जानना जरूरी है और वो ये है कि इजराइल के पास 90 एटम बम है, जबकि ईरान के पास एक भी नहीं है। और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इजराइल ने अपनी एटॉमिक फैसिलिटी की इंस्पेक्शन करने भी नहीं दिया है, जबकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का IAEA टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता रहता है। इसके अलावा ईरान NPT का मेंबर है और इजराइल NPT का मेंबर नहीं है।
है। इसके बावजूद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से दुनिया को खतरा है, मगर कोई रूल फॉलो ना करने के बाद भी इजराइल के न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को खतरा नहीं है। खैर, मैं ये बता रहा था कि इजराइल ने जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया है उसमें ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और इनफैक्ट इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर सके। ऐसा इसलिए कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है वो जमीन से 500 से 800 मीटर के नीचे हैं, और इन्हें अमेरिका भी तबाह कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जमीन के नीचे ईरान का प्लांट कहां है इसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता है। और अमेरिका के पास भी ऐसे ही बम मौजूद है जो जमीन के नीचे सिर्फ 62 मीटर तक ही नीचे जा सकते हैं। इसीलिए 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के जंग में कूदने के बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल और अमेरिका का जो प्लान था वो पूरा होता नजर तो नहीं आ रहा है, और ये सब ईरान के अटैक करने की वजह से हुआ। अगर ईरान इजराइल पर अटैक नहीं कर पाता तो इजराइल और अमेरिका ईरान को किसी भी तरह अपनी शर्तों पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते। पर ईरान के अटैक की वजह से इजराइल में तबाही हो रही है, और मैंने बताया कि अगर ज्यादा तबाही होगी तो इजराइल की आवाम नेतन्याहू के खिलाफ हो जाएगी। पर एक मिनट रुको, अगर आप अंधभक्त हो, इजराइल को अपना पापा मानते हो, तो बता दो कि इजराइल और अमेरिका के पास एक ऑप्शन मौजूद है। वो ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर इतनी ज्यादा बमबारी कर दें कि ईरान पूरी तरह तबाह हो जाए, आयतुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट कर दें, जिसके बाद ईरान में आईएसआईएस जैसे ग्रुप बन जाएंगे जो आपस में लड़ेंगे, और इराक, सीरिया और लीबिया जैसा हाल ईरान का भी हो जाएगा। और अगर ये भी करना है तो इजराइल और अमेरिका को जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर इसमें भी टाइम लगा और नेतन्याहू की हुकूमत इजराइल में खत्म हो गई तो जैसा मैंने बताया ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पर क्या है ना, जंग में हालात बहुत ही तेजी से बदलते रहते हैं, इसीलिए कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उससे बहरहाल ईरान को एक एज तो हासिल है।